हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमने लास्ट टाइम चैप्टर फर्स्ट कर लिया था। चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके थे और चैप्टर फर्स्ट में अभी चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद आज हम जो अपना वीडियो एक आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज मैं वो आपको चैप्टर टू की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। चैप्टर टू की आपको वीडियो मिलेगी। अगर हम चैप्टर टू की बात करें तो बेटा चैप्टर टू का जो नाम है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर टू का नाम है। मतलब कि आज हम जो समझेंगे वो समझेंगे एसिड के बारे में, बेस के बारे में, बेटा सॉल्ट के बारे में। समझ गए बात को। एसिड समझना है, बेस समझना है, सॉल्ट समझना है। क्या होते हैं एसिड, क्या होते हैं सॉल्ट, क्या होते हैं बेस, क्या होते हैं, इनके बारे में आज हमें बहुत अच्छे से चर्चा करनी है। अगर हम एसिड की बात करें, चलिए एसिड की बात करते हैं। अगर हम एसिड की बात करें तो बेटा एसिड क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको कोई लेमन दे दिया। लेमन को आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद बताया कि सर ये तो खट्टा है। अब मैंने आपको ऑरेंज दिया, ऑरेंज को भी आपने ऐसे बताया सर इसका भी टेस्ट थोड़ा खट्टा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको दी, टेस्ट करके आपने बताई कि ये खट्टी है, ये मीठी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। पहले क्या किया जाता था, पहले जब एसिड और बेस ऐसी चीज़ों को एग्जामाइन किया जाता था, तो एग्जामाइन करने के बाद करने का तरीका जो उनमें लिया जाता वो लिया जाता टेस्ट का, कि हम टेस्ट से बता सकते हैं ये चीज़ खट्टी है नहीं। तो पहले जो एसिड के बारे में बताया गया कि द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट, SOUR, सोर टेस्ट। जो सब्सटेंस सोर टेस्ट रखते हैं वो क्या होंगे, एसिड होंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आई बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी आई जिनसे ऐसा हुआ कि वो टेस्ट करने के बाद इंसान जिंदा नहीं रहता था। अब अगर जिंदा नहीं रहेगा तो ना तो वो ये बता पाएगा, ना ये बता पाएगा कि वो एसिड है, बेस है, उसका टेस्ट खट्टा है, मीठा है, नमकीन है या खारा है, जैसा भी उसका टेस्ट होगा। तो वो इस बात को बताने के लिए जिंदा नहीं रहता। जब इस बात को बताने के लिए वो जिंदा नहीं रह पाता था, तो आप एक बात समझिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई अपने ऊपर एक टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मैंने इस तरीके से देखा कि ये चीज़ ऐसी है, लेकिन मैं बताने के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डेंजरस है, वो चीज़ कहीं ना कहीं डेंजरस है। तो फिर हमने कोई दूसरा तरीका फाइंड आउट किया। जब दूसरा तरीका हमने फाइंड आउट किया तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने अलग अलग थ्योरी दी, और उन थ्योरी के बेस पर बताया गया कि एसिड ऐसे होते हैं। किसी ने बताया एसिड ऐसे होते हैं, किसी ने कहा कि एसिड हाइड्रोजन आयन देते हैं, किसी ने कहा एसिड हाइड्रोजन आयन नहीं देते, कॉन्जुगेट बेस देते हैं, किसी ने कहा एसिड जो ऐसे वाटर में मिलाने के बाद हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, किसी ने कुछ कहा। तो ऐसे अलग अलग सभी ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी, और उन थ्योरी के बेस पर एसिड की अलग अलग बातें समझ में आने लगी। अब इतना हमें नहीं समझना, इतना हमारे सिलेबस में नहीं है। 10th के लेवल पे सिर्फ एक ही बात एसिड के बारे में बताई गई है, वो उसका नाम भी एक्चुअल में नहीं लिया गया है। अगर हम उसकी बात करें तो वो होता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है बेटा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि अगर किसी भी सब्सटेंस को सब्सटेंस डिजोल्व इन अ वाटर टू गिव, तो उसमें बताया गया बेटा सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन that's known as NS। समझ गए बेटा। उन्होंने बताया कि द सब्सटेंस डिजोल्व इन अ वाटर, जब किसी सब्सटेंस को डिजोल्व किया जाता है वाटर में टू गिव हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन आयन होगा, हाइड्रोजन आयन दैट्स नोन एज एन एसिड, उसको हम एसिड के नाम से जानते हैं। बेटा जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आपको नोट्स भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है।
उसको क्या कहते हैं बेटा, एसिड कहते हैं। अब मन में क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर आपने हाइड्रोनियम आयन तो लिख दिया, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है ये हमें नहीं पता, सिंबल क्या होता है इसका, हाइड्रोजन आयन का सिंबल क्या होता है। कुछ बेटा आप में ऐसे होंगे जो वीक है, जो वीडियो देखेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो थोड़े से अपर लेवल में स्टूडेंट है, तो उनको नॉर्मली ये बात पता होगी हाइड्रोजन आयन क्या होता है। मैं बता देता हूँ, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है बेटा, जब हाइड्रोजन वाटर के साथ मिलता है, या आप ये कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलता है तो ये बेटा बनाता है हाइड्रोनियम आयन, ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन आयन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन का सिंबल क्या होगा, H3O+, और हाइड्रोजन आयन का सिंबल क्या होगा बेटा, H+। देखो हाइड्रोजन आयन जो है ये भी हाइड्रोजन आयन ही है, ये भी हाइड्रोजन आयन है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन आयन है, लेकिन ऊपरले वाला क्या है और नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला है अनायन, ये नीचे वाला क्या है बेटा, सॉरी नीचे वाला है कटायन और ऊपरले वाला है बेटा अनायन। हमें कटायन वाले से मतलब है, अनायन वाले से मतलब नहीं है। अभी इस अनायन वाले का आपको कोई जिक्र नहीं करना, आइए आप ये समझ लीजिए, आपके लिए अभी मतलब आपके लिए अभी ये लेवल पे नहीं है, आपको इसके बारे में नहीं समझना। तो ये सारी बातें बेटा, ये वाला पॉइंट आपको नहीं समझना, अनायन वाला नहीं समझना, आपको सिर्फ अभी कैरी करना है कटायन वाला कैरी करना है। समझ गए बात को, लीजिए मैं हट जाता हूँ एक बार इसको, ठीक है। अब देखिए मैंने दोबारा से मैं इसको बता देता हूँ क्या था, कि सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव अ हाइड्रोनियम आयन, एंड हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन इज नोन एज एन एसिड, उसे हम एसिड बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल करने से पहले एग्जांपल कर लेते हैं इसके। एग्जांपल में अगर हम देखें, चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल में HCl को लिया, HCl को हमने वाटर में मिलाया, जब वाटर में मिलाया तो बेटा ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, या फिर ये बनाएगा हाइड्रोजन आयन, और प्लस में जो इसका ये निकलेगा इस चीज से, यानी कि क्या है ये हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम या फिर हाइड्रोजन, जो ये आयन है ये इंडिकेट करता है एसिड को, इंडिकेट्स एन एसिड, इंडिकेट्स एन एसिड। तो बेटा ये एक एसिड को इंडिकेट कर रहा है, किसको, इसको, कि इसका नेचर ये कैसा है, कि ये एक एसिड है, ये इसने बात बता दी इसके आने की वजह से। ओके, अब बात आती है बेटा इसे क्या कहते हैं, तो आप इसे बताएंगे कॉन्जुगेट बेस, इसे बोलेंगे आप कॉन्जुगेट बेस। तो याद रखेंगे ये बात, बिल्कुल अच्छे तरीके से माइंड में करेंगे, कि जब कोई एसिड वाटर में मिलाया जाता है और वो हाइड्रोजन आयन और या हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसके साथ जो बनने वाला आयन होता है, जो उसका रेस्पेक्टिव आयन होता है, उस रेस्पेक्टिव आयन को कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। उस रेस्पेक्टिव आयन को क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। कभी कभी आपसे ये बात पूछ ली जाती है कि ये एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस बताइए, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बता देंगे कि इसका बेस ही होगा। जैसे HNO3 को मैंने वाटर में मिलाया बेटा, वाटर में मिलाने के बाद इसने हाइड्रोनियम आयन बनाया या फिर हाइड्रोजन आयन बनाएगा। ये बात याद रखेंगे आप, अगर किसी को मैं एसिड कह रहा हूँ और वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है, तो बेटा ये बनना कंपलसरी है, ये बनना 100% है, ये जरूर बनेगा अगर वो एसिड है तो। समझ गए बात को, अगर वो एसिड है तो ये जरूर बनेगा, अगर वो एसिड नहीं है तो ये नहीं बनेगा। मैंने इसको इसमें मिलाया और मिलाने के बाद इसने NO3- बना दिया, ये क्या है बच्चों, ये है कॉन्जुगेट बेस, ये है कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है एसिड को, और किसके एसिड को, किसको बता रहा है, इसको, कि HNO3 एक एसिड है। समझ गए बात को, HNO3 एक एसिड है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। समझ गए इतनी बात। चलिए अब ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई।
इसमें मैं कुछ एसिड्स लिख देता हूँ, उन एसिड्स को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि 10th में अधिकतर इन्हीं एसिड्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे अभी मैंने HCl लिखा, HNO3 लिखा, H2SO4, H2CO3, HCOOH, CH3COOH, citric acid, formic acid, phosphorus acid, phosphoric acid, फॉर्मूला होता है बेटा फॉस्फोरिक H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है बेटा। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। और एक सल्फरस एसिड होता है H2SO3, सल्फरस एसिड होता है। सल्फरस एसिड होता है। एक नाइट्रस एसिड होता है HNO2, नाइट्रस एसिड होता है। बहुत सारे एसिड होते हैं, ठीक है। इन सभी एसिड्स को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि अधिकतर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ये बात डन हो गई। अब चलिए अब नई बात समझते हैं। नई बात क्या समझते हैं बेटा? एसिड की डेफिनेशन जो है वो एक तरीके से और आपको बताई जाती है, मतलब एसिड के बारे में आपको एक तरीके से और बताया जाता है। एसिड की परिभाषा, एसिड की डेफिनेशन आपको एक तरीके से और बोली जाती है। द सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू आयन। देखो, जब हम ये कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड जो है वो अपने आयंस में टूट जाए, जब कोई कंपाउंड अपने आयंस में टूट जाए और टूटने के बाद बेटा वो हाइड्रोजन आयन दे, यहाँ पर हमने हाइड्रोनियम आयन को जिक्र नहीं किया है, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो एसिड जो है उसमें अभी पानी न मिलाकर हम पानी को मतलब एक तरीके से हाइड कर रहे हैं, ठीक है, हाइड कर रहे हैं। और मैं ये भी बताऊंगा अभी आपको कि पानी ही क्यों मिला रहे हैं, पानी के अलावा कुछ और भी तो मिला सकते हैं जब हाइड्रोजन ये बने। तो अभी बताता हूँ कि जब हम किसी भी कंपाउंड को उसके आयन में डिसोसिएट करते हैं, या कोई भी कंपाउंड अपने आयन्स में डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट होने के बाद वो हाइड्रोजन आयन दे, वो हाइड्रोजन आयन दे, और ये हाइड्रोजन आयन देने की वजह से, हाइड्रोजन आयन देने की वजह से उसको फिर से एसिड बोलेंगे। when a compound dissociate into its ions to give hydrogen ion, that's known as an acid। वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। अभी देखो, मैंने जो एग्जांपल लिखा था वो लिखा था HCl प्लस H2O टू गिव H3O प्लस और H प्लस Cl नेगेटिव, ये लिखा था ना बेटा अभी। तो आप एक बात याद रखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCl, यहाँ पर ये सिंबल लगाएंगे, इस कंडीशन में ये सिंबल लगाएंगे बेटा। ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है? ये सिंबल इंडिकेट करता है कि अगर HCl को मैं तोड़ता हूँ तो हमारे पास H प्लस और Cl नेगेटिव मिलेगा, H प्लस और Cl नेगेटिव मिलेगा। लेकिन नीचे वाला हाफ एरो इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर मैं हाइड्रोजन आयन और Cl आयन, क्लोरीन आयन को मिक्स करता हूं तो मुझे HCl मिलेगा। मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इधर से इधर जा सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा सकते हैं बेटा, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा सकते हैं। ये इस बात को इंडिकेट करने का सिंबल है, इसे रिवर्सिबल सिंबल बोलते हैं, रिवर्सिबल के लिए। इसके देने की वजह से मतलब अब की बार हाइड्रोनियम आयन नहीं है, हाइड्रोजन आयन देने की वजह से ही अब इसको हम क्या बोलेंगे?
एसिड बोलेंगे। तो ये भी बात बोली जा सकती है, ये भी बात अच्छे तरीके से लिखी जा सकती है। जैसे अगर हम बोले कि H2CO3 को जब हमने डिसोसिएट किया तो इसमें 2H प्लस और प्लस का CO3 2 नेगेटिव। इस बात को बेटा कभी कभी इस तरीके से भी इंडिकेट कर दें, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत अच्छे तरीके से हर एक बात डिटेल में बताई जाएगी। कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपको रटवाई जाएगी। जो पॉइंट ऐसा होगा कि आपके लेवल से अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है उस टॉपिक का, तो वो आपको बोल दिया जाएगा बेटा आपको ये रटना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। अदरवाइज मोस्टली चीज़ें 90% तक चीज़ें आपको ऐसे बताई जाएगी कि ये फैक्ट है, ये इस वजह से होता है, और आपको वो अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करके करनी है। जब तक बच्चों प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक अच्छा नहीं होगा। और ये बात याद रखिए, कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ की 6 बार लगातार प्रैक्टिस की जाए, 6 बार कम से कम प्रैक्टिस की जाए, तो वो चीज़ भूली नहीं जाती, वो चीज़ भूली नहीं जाती। चलो, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक स्टेप में H प्लस और HCO3 नेगेटिव में टूट जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। बस इसमें क्या है कि इसमें एक स्टेप को फिर दोबारा से डिसोसिएट किया जाता है। मैं ये बात बता देता हूँ आपको। कुछ बच्चों का कभी कभी इसमें डाउट आता है, मैंने कई बार देखा है, कुछ बच्चों का इसमें डाउट आता है कि सर ये ऐसा कैसे होता है। कार्बोनेट में तो 2 नेगेटिव होती हैं और उसको अलग कर किया जा सकता है, लेकिन आपने अलग नहीं किया गुरुजी। तो देखो, जैसे H2SO4 था, ये भी उसी के तरीके से बिहेव करेगा बच्चों। H2SO4 था, हमने तोड़ा, एक H प्लस दिया इसने, और दूसरा हाइड्रोजन जो था वो अभी इसी के साथ है, ऐसे, ठीक है। हमने इसको दोबारा से पिक कर लिया HSO4 माइनस को, और इसे फिर से तोड़ ले बेटा, और H प्लस और SO4 2 नेगेटिव में ले आए। अब दोनों इक्वेशन को ऐसे कर देते हैं जैसे मैथ्स के इक्वेशन को जोड़ते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐसे कर देते हैं जैसे मैथ्स के इक्वेशन को जोड़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ते थे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ते थे। ऐसा तो नहीं था कि लेफ्ट को लेफ्ट में नहीं जोड़ते थे, राइट को राइट में नहीं जोड़ते थे। अब हम क्या काम करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे बेटा, और राइट को राइट में ऐड कर देंगे। चलिए कर देते हैं हम। अगर हमने इसको ऐड किया तो ये होगा H2SO4 प्लस H2SO4 माइनस 2 गिव। अब ये वाला सिंबल नहीं लगाएंगे बेटा, ये वाला सिंबल लगाएंगे, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। एक हाइड्रोजन आयन, ये एक हाइड्रोजन आयन, ये यानी कि 2H प्लस हो गया। ओके, ये लिख लेते हैं H2SO4 माइनस और प्लस। और बेटा अब रह गया ये, जरा देखना यही बात लिखी हुई है क्या। राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड में जोड़ दिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड वाली मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिया, मैंने कुछ बीच में अलग से नहीं किया। ये दोनों, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, और आपको पता है ऐसे कट जाती है। तो बच क्या गया बेटा, बच गया H2SO4 2 गिव 2H प्लस प्लस का SO4 2 नेगेटिव। बताओ कौन सी इक्वेशन रखनी पड़ गई आपको, बताओ कौन सी रटनी पड़ गई। नहीं रटनी पड़ी ना। तो बस मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं। ऐसा ही बिहेव करता है बेटा कौन सा, H2CO3। ऐसा ही बिहेव करता है H2CO3। कैसे बिहेव करता है H2CO3, H2CO3 जब डिसोसिएट होता है तो एक बार H प्लस बनाया और एक H2CO3 माइनस बना दिया। जब HCO3 माइनस को हमने दोबारा से डिसोसिएट किया तो H प्लस और CO3 2 माइनस में आ गया। दोनों को हमने ऐड कर दिया बच्चों, H2CO3 हो गया इधर, ये इसके साथ था, HCO3 माइनस हो गया बेटा, गुड। अब फॉरवर्ड, एक H ये रहा, एक H ये रहा, तो 2H प्लस हो गया। चलिए ये लिख लिया अब हमने, प्लस का HCO3 माइनस हो गया। अब इसका नंबर आ जाता है और ये हो गया CO3 2 नेगेटिव। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। बच क्या गया, H2CO3 2 गिव 2H प्लस और CO3 2 माइनस। लीजिए बताइए कौन सी टफ बात है इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह भी हमें बड़े प्यार से आराम से समझ में आ रही है। चलो अब अगली बात समझते हैं बेटा।
H3PO4 भी इसी तरीके का एग्जाम्पल है। एक और ले लेते हैं, H3PO4 भी इसी तरीके का एग्जाम्पल है। कैसे? जब हमने इसको डिसोसिएट किया H प्लस H2PO4 माइनस 2 आ गया, फिर H2PO4 दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। इस ये 2 माइनस, जब ये डिसोसिएट हुआ तो इसने फिर से एक H प्लस दिया और एक HPO4 माइनस 1 रख लिया। फिर HPO4 माइनस 1 जो था ये फिर से डिसोसिएट हो गया और H प्लस और PO4, एक मिनट, यहाँ होगा बेटा -1, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा -2 और यहाँ होगा -3। तीनों को ऐड कर देंगे। अब हम इसको लिख लेते हैं इधर, H3PO4 प्लस H2PO4 माइनस 1, इधर और क्या बच जाता है HPO4 माइनस 2। इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, देखो ये वाली चीज़ यहाँ लिखी है, ये वाली चीज़ यहाँ लिखी है, ये वाली चीज़ यहाँ लिखी है। ये इधरले वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड और ये इस वाली साइड है राइट हैंड साइड। मैंने राइट हैंड साइड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आयंस हैं, सभी को जोड़कर एक साथ लिखा है और लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी आयंस हैं सभी को जोड़कर एक साथ लिखा है मैंने, और कुछ नहीं किया। चलो 1 2 3, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3H प्लस। यहाँ ये रह गया, क्या रह गया ये H2PO4 माइनस 1, और क्या रह जाता है ये रह गया HPO4 माइनस 2 रह गया बेटा, और एक ये रह गया PO4 माइनस 3। देखना H2PO4 माइनस 1, H2PO4 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया। चलिए HPO4 माइनस 2, HPO4 माइनस 2 ये कैंसिल हो गया बेटा। गुड। बच क्या जाता है वो लिख लेते हैं हम। हमारे पास बच गया H3PO4 टू गिव 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 3, ये बच गया। बहुत अच्छी बात है। लीजिए, कभी कभी आपको इसे इन्हीं में से किसी एक स्टेप में रोक देता है, तो आपको ये बात लेकर कंफ्यूज नहीं होना मेरे बच्चों कि इस बात से आपको कोई कंफ्यूजन हो कि इस स्टेप पे रोक दे या इस स्टेप पे या इस स्टेप पे रोक दे, तो ये बात लेकर आपको जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना कि कौन से स्टेप में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये बात मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने सबसे पहले इसको एक हाइड्रोजन आयन दिया, फिर इसको पिक कर लिया, इसमें से फिर एक हाइड्रोजन निकाल दिया, फिर इसे पिक कर लिया, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, और बेटा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड कर दी, राइट हैंड साइड राइट में ऐड कर दी। जो दोनों तरफ सेम था उसे हमने कैंसिल आउट कर दिया, बाकी जो बचा वो हमारा आंसर होगा, जो रिजल्ट आता है। ये बात हो गई एसिड की। कुछ बातें एसिड के बारे में जान लेते हैं। कोई भी एसिड जो है वो बेटा अपना एसिडिक नेचर तब तक नहीं देगा जब तक वो पानी में नहीं मिलाया जाएगा। ये बात कई बार पूछी गई है एग्जाम में कि एन एसिड बिहेव्स एन एसिड when behaves an acid until it mix in a water। ध्यान से सुने, an acid behaves an acid मतलब कोई भी एक एसिड अपना बिहेव एक एसिड के तरीका तब तक नहीं करेगा जब तक वो पानी में नहीं मिलाया जाएगा। कब तक नहीं करेगा बच्चों? जब तक वो पानी में नहीं मिलाया जाएगा। तो इसीलिए पानी में एसिड को मिलाना कंपलसरी हो जाता है। पानी में आप अगर उसका आपको एसिडिक नेचर लेना है तो उसे पानी में जरूर मिलाया जाएगा। इतनी बात क्लियर है? आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, ये तो बात थी एसिड की। तो बेटा एसिड अब अलग अलग तरीके के भी होंगे, अलग अलग टाइप्स के भी होंगे। अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। अब हम क्या जान लेते हैं? टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में जान लेते हैं। एसिड कितने तरीके के होते हैं। पहले जरा सी बात समझते हैं। जरा सी बात क्या समझते हैं?
नॉर्मली जितने भी हम सब्सटेंस देखते हैं वो सब्सटेंस दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक कैटेगरी होती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और प्यारे बच्चों एक होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, एक होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और एक होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस उनको बोला गया है बच्चों जो हमें टू गेट एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो चीजें हमें एनिमल और प्लांट से मिलती है उनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस में रखते हैं, और जो हमें टू गेट मिनरल, जो हमें चीजें मिनरल मतलब जो चीजें हमें जमीन से मिलती हैं वो चीजें हम किस में रखते हैं, या हम बनाते हैं अलग तरीके से किसी चीज को मिलाकर, वो चीजें हमारी इनऑर्गेनिक में आती है। समझ गए। नॉर्मली ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं प्यारे बच्चों वो कंटेन्स करके रखते हैं कार्बन को, contains at least one carbon atom। बेटा इसमें कम से कम ये एक कार्बन को कंटेन करके रखेंगे, और ये क्या होते हैं, does not contains कार्बन एटम। ये कार्बन एटम को कंटेन नहीं करते प्यारे बच्चों। ध्यान से समझना, ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, कि इस बात को अगर आपने समझ लिया तो ये मान के चलो टाइप्स ऑफ एसिड आपके यूं चुट के ऊपर हो गए, क्योंकि बहुत ये बात समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के पास एटलीस्ट का क्या होगा, एक कार्बन एटम जरूर होगा। हाँ एक बात और है कि इसका एक एक्सेप्शनल केस है, इसका एक एक्सेप्शनल केस है बेटा। कौन सा है वो एक्सेप्शनल केस, कि जो HCl होता है वो ह्यूमन बीइंग, जो HCl होता है वो ह्यूमन बीइंग के स्टमक में बनता है। किस में बनता है, स्टमक में बनता है। तो एनिमल की कैटेगरी में आते हैं ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स की। तो हमने कहा कि ऑर्गेनिक एनिमल से मिलते हैं और प्लांट से मिलते हैं, जबकि HCl जो स्टमक में बनता है वो क्या है, उसमें कोई भी कार्बन एटम नहीं है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि इसमें कार्बन एटम होगा, और इससे हमें पता चल रहा है कि कोई भी कार्बन एटम नहीं होगा, इसमें तो कार्बन एटम है ही नहीं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है कि HCl जो स्टमक में बनता है पेट में, वो क्या काम करता है, वो एक कार्बनिक कंपाउंड नहीं है, वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। एसिड है लेकिन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये वाली बात को देखो जरा ध्यान से समझना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जो एसिड होते हैं, एसिड भी दो तरीके के होते हैं, बेटा। एक हो जाएंगे आपके कौन से, एक हो जाएंगे आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स, और प्यारे बच्चों एक हो जाएंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। वही वाली बात अभी समझ में आ गई हमारी कि ऑर्गेनिक एसिड्स जो ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वो ऑर्गेनिक एसिड क्या काम करेंगे, कंटेन्स करके रखेंगे, कंटेन्स एट लीस्ट वन कार्बन एटम। मतलब ऑर्गेनिक एसिड जो होंगे उनके पास बेटा कम से कम एक कार्बन एटम जरूर होगा। अगर उनके पास कार्बन एटम नहीं होगा तो वो एक ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में नहीं आएंगे। चलिए दूसरी बात ये क्या करेंगे, ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं बेटा ये हमें कहाँ से मिलेंगे, ये हमें प्लांट से मिलेंगे एंड एनिमल से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे प्यारे बच्चों, प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे। अभी मैंने ऑर्गेनिक वाली बात बताई थी। चलिए दूसरी बात ये देख लेते हैं कि जब ये मिलेंगे इन एसिड्स को वीक एसिड भी कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं इनको प्यारे बच्चों, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड भी कहा जाता है इनको क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। अब ये वीक एसिड क्या होता है,
ये अभी हम अगले इसी पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं अपने इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में ये तो कार्बन कंटेन क्या था, तो ये डज नॉट करता है, डजंट कंटेन कार्बन एटम। तो प्यारे बच्चों ये कार्बन एटम कंटेन्स करके ही नहीं रखता। प्लांट्स एंड एनिमल से नहीं, ये प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते, ये बनाए जाते हैं या फिर ये हमें क्या होता है, इनको हम बनाते हैं। ठीक है, तो इनको हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स भी बोला जाता है। इनको मिनरल एसिड्स भी बोला जाता है क्योंकि हमें या तो जमीन से मिलेंगे या फिर इनको हम बनाएंगे, ये मिनरल एसिड्स होते हैं। चलिए, अगर मिनरल एसिड्स होते हैं तो इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड तो हो गया, दूसरा इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी बोलते हैं। अब ये वाली बात समझ में आ गई आपको कि टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड दो तरीके के होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को ही हम वीक एसिड बोलते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड को ही हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, इन्हीं को ही मिनरल एसिड्स बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4, ये सारे के सारे एग्जांपल्स बेटा किसके हैं, मिनरल एसिड्स के हैं। वीक एसिड्स में आ जाएगा HCOOH हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा, और एक हो जाएगा C6H5COOH हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा सिट्रिक एसिड हो जाएगा आपका, सिट्रिक एसिड हो जाएगा आपका, एस्बोरिक एसिड हो जाएगा आपका, ये यहाँ लिख देता हूँ, एस्बोरिक एसिड हो जाएगा आपका। विटामिन सी में पाया जाने वाला एसिड होता है बेटा, ये विटामिन सी में पाया जाने वाला एसिड होता है एस्बोरिक एसिड। इतनी बात डन है, इतनी बात आई होप सो आपको बड़े आराम से समझ में आ गई होगी कि क्या होता है और क्या नहीं होता। एसिड जो होते हैं ये इतने दो तरीके के एसिड समझ लिया हमने, एसिड एक होगा इनऑर्गेनिक एसिड और बेटा एक होगा ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं और आपके कौन से, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनको हम, इनऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम समझने जा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं। अब हम समझने जा रहे हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड समझने जा रहे हैं। चलिए पहली बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। पहली बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। चलो समझते हैं, तो ध्यान से समझना बात को। अभी हमने एक बात समझी थी एसिड के बारे में कि जब अपने आयन में डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने के बाद उसे क्या देना चाहिए, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देना चाहिए, तब बेटा वो होगा एसिड। अभी हाइड्रोनियम आयन को साइड में रख लेते हैं और डिसोसिएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। अब डिसोसिएशन क्या है, डिसोसिएशन है टूटना, डिसोसिएशन है किसी चीज का टूटना, और एसोसिएशन होता है किसी चीज का जुड़ना। एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को जब हम एक साथ कहते हैं कि एसोसिएशन, टू गेट एसोसिएशन, तो इसका मतलब वो एक साथ जुड़ रही है। और टू गेट अ डिसोसिएशन या टू फॉर्म अ डिसोसिएट, डिसोसिएट इसका मतलब वो चीज़ें टूट रही हैं। जब हमने कहा कि कोई भी कंपाउंड अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, तो क्या मैंने उस टाइम पर ये कहा कि वो 50% डिसोसिएट हो गया, क्या मैंने ऐसे कहा कि वो 100% डिसोसिएट हो गया, क्या मैंने ऐसे कहा कि वो 10% डिसोसिएट हो गया, क्या मैंने कुछ डिसोसिएशन के अमाउंट के ऊपर बात की, नहीं की। ठीक है, मैंने डिसोसिएशन के अमाउंट के ऊपर बात की नहीं की प्यारे बच्चों। तो आपको ये बात याद रखना है, जब हम किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर अमाउंट की बात होती है, यहाँ पर अमाउंट की बात होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एसिड, अब कंपाउंड न बोलकर, अगर कोई भी एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, मतलब 100% डिसोसिएट हो जाए। 100% डिसोसिएट होने का मतलब अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन आयन था तो वो एक हाइड्रोजन आयन आयन में बदल जाए, किस में बदल जाए, हाइड्रोजन आयन में बदल जाए। अगर मेरे पास एक एटम हाइड्रोजन का था एसिड के अंदर, तो वो एक का एक एटम
आयन में बदलना चाहिए हाइड्रोजन आयन के। अगर मेरे पास दो एटम थे हाइड्रोजन के किसी भी कंपाउंड में, मान लो भाई मेरे पास दो एटम थे, जैसे H2SO4 ले लो, H2SO4 ले लिया, इसमें दो एटम है हाइड्रोजन के अगर ये दोनों के दोनों एटम हाइड्रोजन आयन में बदल जाए जाने के बाद, तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन है। ठीक है, एक HCl देख लिया हमने। HCl में क्या किया, HCl में एक हाइड्रोजन एटम है, ये बात ध्यान से सुनते रहना, मैं लिखूंगा अभी बोर्ड पे। हाइड्रोजन आयन में बेटा एक हाइड्रोजन है, हाइड्रो उसमें HCl में एक हाइड्रोजन एटम है, और वो एक का एक अगर हाइड्रोजन एटम किसमें बदल जाए, वो बदल जाए बेटा हाइड्रोजन आयन में, स्ट्रॉन्ग होगा। फॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं, H3PO4 फॉर्मूला होता है फॉस्फोरिक एसिड का। अगर ये फॉस्फोरिक एसिड क्या है कि तीन हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4 में, और ये तीनों के तीनों क्या करे कि बदल जाए हाइड्रोजन आयन में, मतलब 3H प्लस में बदल जाए, हाइड्रोजन आयन में बदल जाए, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएशन। लेकिन अगर ऐसा होता कि तीन थे, तीन में से दो बदल गए, एक रह गया, तीन में से दो बदल गए और एक रह गया, तो ये चीज आपकी कहलाएगी पार्शियल डिसोसिएशन। ये कहलाएगा आपका पार्शियल डिसोसिएशन, क्योंकि जितने इधर थे रिएक्टेंट साइड में उतने प्रोडक्ट साइड में नहीं हुए, उतने प्रोडक्ट साइड में हमें आयन नहीं मिले, तो उसे हम कहते हैं बेटा पार्शियल डिसोसिएशन। तो अगर कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है तो ये कहलाता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। और प्यारे बच्चों अगर ये होता है कैसा, पार्शियली डिसोसिएशन होता है, तो ये कहलाता है वीक एसिड। देख लेते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, व्हेन एन एसिड completely dissociate into its ions to get to form hydrogen ion, then that's known as स्ट्रॉन्ग एसिड। वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। व्हेन एन एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन, डिसोसिएट हो जाए और क्या बनाए, हाइड्रोजन आयन बनाए, दैट्स नोन एज एन स्ट्रॉन्ग एसिड। वो क्या कहलाएगा, दैट्स नोन एज एन स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। एग्जांपल लेते हैं, HCl में क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन एटम है, इधर देखो ध्यान से समझना, एक हाइड्रोजन एटम है। अगर ये एक हाइड्रोजन एटम जाकर इधर हाइड्रोजन आयन में बदल गया और कॉन्जुगेट बेस आ गया, एक था एक आयन बना, तो ये कैसा हो गया प्यारे बेटो, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल, HNO3, ये क्या होगा HNO3, जब ये डिसोसिएट हुआ, इसमें एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये हाइड्रोजन आयन बन गया और इसमें नाइट्रेट कॉन्जुगेट केस। H2SO4, इसने क्या काम किया, 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये हो गया। H3PO4 आता है, तो ये 3H प्लस और PO4 3 नेगेटिव, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सभी के सभी कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आई होप सो इतनी बात आपको बड़े आराम से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इतना समझने में। ये सभी के सभी कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। डन है बात, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अब यही बात क्या हो जाए अगर हम वीक एसिड के बारे में समझे, क्या समझे, वीक एसिड के बारे में समझे, वीक एसिड के बारे में, तो ये जो है कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता उस टाइम पर, ये हो जाता है बेटा पार्शियली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन दैट नोन एज
वीक एसिड। उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, वीक एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। H, इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड यही होता है। और यही वाला एसिड किस में पाया जाता है, एंट्स में पाया जाता है, चींटियों में पाया जाता है। चींटियों के काटने की वजह से जो झंझनाहट सी, वो जो पैनिक महसूस होता है उस जगह पर, वो चीज़ इस एसिड की वजह से होता है, वो इस एसिड की वजह से होता है। चलिए, अब जो ये फॉर्मिक एसिड है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 1 2। कितने हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, 2 हाइड्रोजन है। इधर कितने आने चाहिए, 2H+ आने चाहिए। अगर हम इसको क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे हैं, लेकिन ये वीक एसिड है, तो ये क्या काम करता है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन देता है और C, और यहाँ पर ये रख देता है HCOO नेगेटिव। ये भी कॉन्जुगेट बेस है, ये भी कॉन्जुगेट बेस है। ऊपरले वाले में स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस था, ये वीक कॉन्जुगेट बेस है। ये कैसा है, ये वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस वाला कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों आपको 12th में समझ में आएगा, या 11th में आप समझ पाओगे कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। नेक्स्ट लेवल पे जाकर आपको कॉन्जुगेट बेस समझ में आएगा, उससे पहले कॉन्जुगेट बेस समझ नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी। बस ये मैं आपको यहाँ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप इस वर्ड से रूबरू हो जाओ अच्छे तरीके से, ताकि आपको 12th में जाने के बाद ये वाला जो पॉइंट है, या ये जो कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ जाने के बाद आपको ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए कि ये क्या था क्या नहीं था, नई बात समझने लगे, तो आपको ये बात प्रॉब्लम में ना आए। इसलिए मैं आपको ये इस तरीके से यहाँ समझा रहा हूँ। ये हो गया एसिड। देखो इधर थे 2, हमें मिले कितने प्यारे बेटा, ये मिले 1, और 1 यहाँ रह गया, इस वजह से ये वीक है। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, CH3OOH। जब हमने इसको डिसोसिएट किया, तो इसको डिसोसिएट करने के बाद क्या हुआ, ये बदल जाता है, H+1 देता है और CH3COO नेगेटिव। यहाँ पर ये भी ऐसा करता है, तो ये भी क्या है, एक वीक एसिड है। चलो, H2CO3। अच्छा, इसको लेकर आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि H2CO3 में कार्बन है, तो ये वीक होना चाहिए, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि दोनों डिसोसिएट करता है, वो हम इससे कराते हैं, दूसरे वाला इससे कराया जाता है। एक्चुअल में ये सिर्फ 1 ही देता है और ये अपने आप को यहाँ रोक लेता है। एक्चुअल में ये 1 ही देता है, अपने आप को यहीं पर रोक लेता है। इस वजह से ये भी क्या है, एक वीक एसिड है। ये भी एक क्या है, वीक एसिड है। देखना, इसके पास कार्बन है, इसके पास कार्बन है, इसके पास कार्बन है, सभी के पास कार्बन है। फॉर्मिक एसिड चींटियों में होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सिरका और इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड कहाँ बनता है, कार्बोनिक एसिड बनती है कार्बन डाइऑक्साइड जब प्लांट के साथ मिलती है, जब प्लांट्स के वाटर के साथ मिलती है तब ये कार्बोनिक एसिड बनाती है। जब कार्बोनिक एसिड तब भी बनता है जब कोल्ड ड्रिंक्स को लंबे समय तक रखे रखते हैं तो वो खट्टी हो जाती है, वो कार्बोनिक एसिड की वजह से खट्टी होती है। जब हम कोल्ड ड्रिंक्स को बंद करके लंबे समय तक रखते हैं तो वो क्या हो जाती है, खट्टी हो जाती है बेटा। और खट्टी होने की वजह से वो कौन सा बनाती है, उस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें प्रेशर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है, वाटर उसमें होता ही है, तो दोनों एक साथ मिलकर ये बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। इसका नाम कार्बोनिक एसिड है। इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड है इसका नाम, कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड बनाती है, ये भी आपको बात याद रखनी है। इतनी बात जो आज आपको बताई, आई होप सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो आपको क्लास मिलेगी, पार्ट 2 जो मिलेगा, उस पार्ट 2 में प्यारे बच्चों आपको बेस के बारे में समझाया जाएगा। उसमें आपको क्या समझाया जाएगा, बेस के बारे में समझाया जाएगा। आप सभी को कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना, कोई बात समझ में नहीं, बार बार आप वीडियो देखो, जितनी बार मन करे उतनी बार वीडियो देखो, और उम्मीद है कि ये बात आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। बहुत आराम से, बहुत प्यार से हमने ये बात समझी। चलिए, धन्यवाद।